हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न विद मानसी। ऑल इंडिया बार एग्जाम की हमारी पीवाईक्यू सीरीज में हम आज डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की पीवाईक्यूज। कौन से 2025 यानी जो नवंबर 2025 में आपका एग्जाम हुआ था AIBE 20 उसके क्वेश्चंस। अपने चैनल पे हम ऑलरेडी 2014 से लेकर 2024 के क्वेश्चंस पूरे डिस्कस कर चुके हैं, प्रॉपर टॉपिक वाइज, ईयर वाइज नहीं, टॉपिक वाइज, ताकि आप एक बार में एक एक सब्जेक्ट कवर करते जाओ। ठीक है, दिस इज अ लिटिल बिट अबाउट मी। अगर आप हिस्ट्री और जीएस पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं, यू कैन सब्सक्राइब टू माय अदर चैनल। इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, कोई डाउट हो कमेंट करना, एंड वीडियो हेल्पफुल हो तो हाइप कर देना। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, जो भी पीवाईक्यूज की पीडीएफ है या आपको कोई भी डाउट हो आप मुझसे वहां पे कनेक्ट कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन आवर इंस्टाग्राम, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की अगर हम बात करें तो इससे 10 क्वेश्चन आते हैं। एक्चुअली 10 क्या, 10 से 12 या 13-14 क्वेश्चन आप मान के चलो। कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट इंडेक्स बेस्ड आते हैं कि फॉर एग्जाम्पल किसी ने बोल दिया राइट टू इक्वालिटी कौन से सेक्शन में है, ठीक है, और आपको 4 सेक्शन दे दिए, तो ये आप डायरेक्ट इंडेक्स से कर लोगे। कुछ थोड़े थ्योरी बेस्ड होंगे कि राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 टॉक्स अबाउट व्हाट, ये भी इंडेक्स से हो जाएगा, बट मान लो उसके कॉन्टेक्स्ट में एक आधी लाइन दे दी, ठीक है, तो ऐसा होगा कि आपने बैराक खोला, लाइन पढ़ी, मैच किया और टिक कर दिया। कुछ होते हैं कंसेप्चुअल, जिनको आप डायरेक्ट ऐसा नहीं कि वो लाइन पढ़ के मैच करके आगे बढ़ जाओगे, थोड़ा सा दिमाग भी लगाना पड़ता है। एंड फोर्थ कैटेगरी केस लॉज, ये आपको अपने से अलग से तैयार करने होते हैं। बेयर एक्ट में कहीं पे भी केस लॉज नहीं दिए होंगे। पीवाईक्यूज में जितने भी केस लॉज थे हमने सब डिटेल में कवर किए हुए हैं ऑलरेडी। यहाँ पे भी आई एम श्योर कुछ ना कुछ रिपीट होगा, क्योंकि हमने पीछे बहुत डिटेल में उन पर बात की है। ऑल्सो इफ यू वॉन्ट डू लीव अ कॉमेंट कि आपको केस लॉज पे सेपरेट लेक्चर्स चाहिए, तो आई विल कम अप विद देम। ओके, चैनल पे जाओगे आपको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की प्रॉपर प्लेलिस्ट मिलेगी, 8 पार्ट्स हैं इसके। जरूर देखना, इसका टोटल वॉच टाइम 2-2.5 घंटे का होगा, बट यू आर डन विद 10 years ऑफ क्वेश्चंस। और जो करंट वीडियो हम आज डिस्कस कर रहे हैं, ये भी इस प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया जाएगा, तो आपको एक ही प्लेलिस्ट में सारे क्वेश्चंस एक जगह पे मिल जाएंगे टॉपिक वाइज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। पहला है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेज डाउन द फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल एनवायरमेंट। हमसे पूछा है कौन सा आर्टिकल बात करता है फंडामेंटल ड्यूटीज को लेके, नेचुरल एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने को लेके। इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, आपको 4 आर्टिकल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, आपको बैराक खोलना है, जाके इनको पढ़ना है और समझ में आ जाएगा। आर्टिकल 51A, दिस टॉक्स अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज। तो मुझे पता है या तो ये आंसर होगा या ये, तो एटलीस्ट अगर मैंने आखिरी के 10 सेकंड में तुक्का भी मारा तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि मेरा आंसर सही होगा। प्रोबेबिलिटी अगर समझोगे, चारों में से तुक्का मारोगे तो 25% चांस है कि सही करोगे, बट अगर 2 में से तुक्के मारोगे तो 50%। ठीक है, पहली बात तो क्वेश्चन छोड़ना मत, अटेम्प्ट करो, तो भी जितना पॉसिबल आंसर सही हो सके वो करो। आंसर इज सी, आर्टिकल 51A जी, सॉरी, आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करता है। आप बेयर एक्ट में जाएंगे, जी को चेक करेंगे, 2 ऑप्शन दिए थे, जी और एच, दोनों को जाकर चेक करोगे, आपको जी में क्लियरली आंसर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हेल्ड दैट द प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये मैं डिटेल में इसलिए नहीं समझा रही हूँ कि पिछले 8 पार्ट्स में कम से कम ये सेम केस 10 बार मेंशन हो चुका होगा, कभी डायरेक्ट क्वेश्चन के फॉर्म में, कभी किसी ऑप्शन के फॉर्म में। कौन से केसेस दिए हैं? केरला एजुकेशन बिल, केशवानंद भारती केस, बेरूबारी यूनियन एंड एक्सचेंज ऑफ एनक्लेव्स, या मिनर्वा मिल्स। किस केस में बोला गया था कि प्रियम्बल पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का? करेक्ट आंसर इज सी, बेरूबारी यूनियन केस। बहुत सारे डिसीजन आए थे इस केस में, पर यहाँ पे ये भी स्पेसिफिकली कहा गया था कि प्रियम्बल इज द की टू द माइंड्स ऑफ द मेकर्स बट नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये बाद में 1973 में केशवानंद भारती केस में रिवर्स किया गया था, जहां पे कहा गया था कि प्रियम्बल बेसिक डॉक्ट्रिन पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, तो अगर आपको ये बात पता है कि केशवानंद भारती केस किस बारे में है, जो आई बिलीव एक लॉ स्टूडेंट को बेयर मिनिमम ये तो उसने सुना ही होगा, तो आप एक ऑप्शन ये एलिमिनेट कर दोगे कि ये नहीं हो सकता। एजुकेशन बिल का भी डायरेक्ट लिंक तो नहीं लग रहा है सुनने में एटलीस्ट आई एम सेइंग, तो आपको डाउट आएगा इन दोनों में से कोई, एंड अगर पढ़ के गए होगे तो सही मार्क कर लोगे। ठीक है, तो केस लॉज अपने से तैयार करके आपको जाना होगा। नेक्स्ट, which article in the Constitution of India relates to the subject matter of laws made by Parliament to give effect to treaties and international agreement? कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का जो इस बारे में सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉज मेड बाय पार्लियामेंट, ट्रीटीज और इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स को इफेक्ट देने के लिए? वेरी इजी क्वेश्चन, 4 आर्टिकल आपको दिए हैं, 249, 251, 253, 255, अगल बगल कहीं है, जाके चेक करो कौन सा वाला है, इंडेक्स से ही सॉल्व हो जाएगा। आंसर इज सी, आर्टिकल 253, जाके देखोगे तुरंत मिल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट, अब देखो फिर से कोर्ट केस लॉ पे आ गया। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट वाज द इशू राइट टू प्राइवेसी डेल्ट? किस केस में राइट टू प्राइवेसी की बात की गई थी? खड़ग सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जस्टिस KS पुट्टास्वामी, या MP शर्मा वर्सेस सतीश चंद्रा? ऑप्शंस हैं 2, 3 एंड 4, 2 एंड 3, ओनली 3, 1, 2, 3, 4।
इसका करेक्ट आंसर मैं पहले बता देती हूँ, डी है 1, 2, 3 एंड 4 यानी चारों केसेस में। अब यहाँ पे मेरी एक बात बहुत ध्यान से सुनना, ऐसे क्वेश्चंस में ना बहुत बच्चे गलती क्यों करते हैं, अगर वो पढ़ के गए हों उसके बावजूद। आपने राइट टू प्राइवेसी मान लो आपने केस सुना था खड़क सिंह, बाकी आपने नहीं सुने, या आपने आधे पीवाई क्यूज लगाए और किसी पीवाई क्यू में पूछा था राइट टू प्राइवेसी और खड़क सिंह एक ही ऑप्शन था, तो आपने उसे सही पढ़ा था वहां पे। अब जब ये क्वेश्चन सामने आया तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अरे यार ये तो पता है, बाकी है कि नहीं ये नहीं पता। अब इसमें ना थोड़ा सा दिमाग लगाना और ये बहुत ध्यान से सुनना, मैं पेपर सॉल्विंग साथ साथ समझा रही हूँ। अगर आप मान लो ऑप्शन 1 को लेके श्योर हो, तो सिर्फ इन 4 ऑप्शंस को नहीं, इनको भी साथ में देखो। ऑप्शन 1 कहाँ दिया है, सिर्फ इसमें, तो आंख बंद करके मैं इसको टिक कर दूंगी अगर मैं श्योर हूं कि ये सही है। पर मान लो मैं इसको लेके श्योर नहीं हूं, प्रॉब्लम कहाँ आती है वो समझाती हूँ। मान लो मुझे इस क्वेश्चन के बारे में पता है, सॉरी इस ऑप्शन के बारे में, आई नो दैट 3 इज राइट, बट मैंने बाकी ऑप्शन पढ़े ही नहीं आज तक, तो नाउ आई एम स्टक, क्योंकि 3 तो सब में है। तो ऐसे में आप फंस जाते हो कि आप क्या टिक करोगे, आप ओनली 3 भी टिक करोगे तो टेक्निकली आपकी नॉलेज गलत नहीं थी बट इनकम्प्लीट थी। तो ऐसे क्वेश्चन गलत गलत नॉलेज की वजह से नहीं होते, बट इनकम्प्लीट नॉलेज की वजह से होते हैं। इसलिए जब भी आप पीवाईक्यूज करो सारे करना, ये सारे के सारे केसेस अलग अलग क्वेश्चंस में अलग अलग ईयर्स में इनडायरेक्टली डायरेक्टली कवर हुए हैं, हमने सबको डिस्कस भी किया है। और अपने साइड से पढ़ाई करते वक्त ये बात ध्यान देना, जब आपने राइट टू प्राइवेसी देखा और आपने पीवाईक्यूज में ये देखा कि यार इस पे ना हर 1-2 साल में क्वेश्चन आता ही आता है, तो एक बार ये जो, इसीलिए मैंने जानबूझ के ऑनलाइन ये गूगल करके अटैच किया ताकि आप समझ सको कि ये प्रोसेस मुश्किल नहीं है। सिंपली राइट टू प्राइवेसी को गूगल किया, केसेस रिलेटेड टू राइट टू प्राइवेसी, मुझे मेजर केसेस दिख रहे हैं कि एक लैंडमार्क केस ये है, एमपी शर्मा भी है, खड़क सिंह भी है, पीयूसीएल भी है। इतना बेसिक लेवल की अगर मैं नोट्स अपने लिए तैयार कर लूंगी तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन इज रिक्वायर्ड इफ टेरिटरी इज सीडेड टू एनी अदर कंट्री बाय यूनियन ऑफ इंडिया। अगर यूनियन ऑफ इंडिया किसी और कंट्री को टेरिटरी अपनी दे दे तो क्या एक्शन रिक्वायर्ड होगा। पहला है एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, बी प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन, exercising constitutional power while issuing proclamation. Option C, executive action of Union of India and then legislative enactment. या फिर डी legislative enactment by the parliament and then executive action of the Union of India. अब ये पढ़ने में लोगों को थोड़ा सा ट्रिकी लगा, इसका करेक्ट आंसर इज डी, पहले legislative enactment होगा पार्लियामेंट का and then executive action of the Union of India. अब ये फिर से देखो सेम केस पे क्वेश्चन है बेरूबारी से। बेरूबारी केस में ये बात कही गई थी कि सीडिंग इंडियन टेरिटरी सिर्फ एक एग्जीक्यूटिव फंक्शन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए बिना आप इंडियन टेरिटरी बाहर नहीं दे सकते, जो आर्टिकल 368 के अंडर आता है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहाँ होगा, लेजिस्लेटिव एनैक्टमेंट में, पार्लियामेंट में अमेंडमेंट होगा, उसके बाद एग्जीक्यूटिव उस पर एक्ट करेगी। तो देखो केस लॉ से ही क्वेश्चन टेक्निकली उठा लिया। ओके, नेक्स्ट, the president has referred a question to the Supreme Court and the Supreme Court as per article 143 of the Constitution of India has advised the president accordingly. प्रेसिडेंट ने कोई क्वेश्चन रेफर किया है सुप्रीम कोर्ट को और आर्टिकल 143 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने उस पर अपनी एडवाइस दी है। कैन द एडवाइस गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट बी कंसिडर्ड अ जुडिशियल प्रेसिडेंट। अब इसके लिए आपको पता होना चाहिए जुडिशियल प्रेसिडेंट होता क्या है। प्रेसिडेंट मतलब जो पहले किया गया हो, पहले एक एग्जाम्पल जो सेट हो गया वो आपका प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। तो पहले कोई जजमेंट अगर कोर्ट ने दी है उसको प्रेसिडेंट की तरह यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक लड़के ने किसी का मर्डर कर दिया, उस केस में उसको कितने साल की सजा हुई, एक छोटा सा केस ले लो, और कुछ साल बाद फिर से किसी लड़के ने किसी का मर्डर किया, सिमिलर सर्कमस्टांसेस, तो पिछले केस को देखते हुए कि जब ऐसी सिचुएशन थी तो ये फैसला लिया गया था, हम यहाँ पे उस प्रेसिडेंट को फॉलो करेंगे, ठीक है। दैट इज कॉल्ड जुडिशियल प्रेसिडेंट, अगर आपको नहीं पता है। तो आप पूछ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से प्रेसिडेंट ने, बहुत ध्यान देना, एडवाइस मांगी है, क्या इसको जुडिशियल प्रेसिडेंट में कंसिडर किया जाएगा। ए, नो बिकॉज जजमेंट नहीं है, बी, यस बिकॉज जजमेंट है, सी, नो बिकॉज इट इज नॉट प्रोनाउंस्ड इन ओपन कोर्ट, ओपन कोर्ट में नहीं सुनाया गया इसलिए जजमेंट, इसलिए नहीं माना जाएगा, या फिर डी, यस क्योंकि ओपन कोर्ट में प्रोनाउंस किया गया है। आर्टिकल 143 में क्लियरली लिखा है कि एक ओपिनियन होती है, आपको मैं सलाह दे रही हूँ, ये कोई जजमेंट नहीं है, ठीक है, और ये भी बाइंडिंग में नहीं होती है प्रेसिडेंट पे। तो आंसर इज ए, नो बिकॉज इट इज नॉट अ जजमेंट। जुडिशियल प्रेसिडेंट सिर्फ एक जजमेंट हो सकता है किसी जज का, वो प्रेसिडेंट को ओपिनियन जो अपनी दे रहा है, एडवाइस दे रहा है, वो जुडिशियल प्रेसिडेंट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ क्रिमिनल ट्रायल ऑफ डेफेमेशन द ट्रायल कोर्ट, जो कि हाई कोर्ट है, हैज रेस्ट्रेन्ड पब्लिकेशन ऑफ एनी न्यूज ऑन द गिवन केस। डेफेमेशन यानी किसी को बदनाम करने को लेके जो होते हैं, एक इज अ क्रिमिनल ट्रायल चल रहा है डेफेमेशन का, और जो ट्रायल कोर्ट है, जो यहाँ पे हमारे केस में हाई कोर्ट है, उसने रेस्ट्रेन किया है कि कोई भी पब्लिकेशन नहीं होगी इस केस के बारे में न्यूज में।
विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स हैव बीन एक्सरसाइज बाय हाई कोर्ट, हाई कोर्ट ने कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर एक्सरसाइज की है ऐसा करते हुए? रिट ऑफ मैंडेमस को यूज किया है, प्रोहिबिशन को यूज किया है, अपनी इनहेरेंट पावर यूज की है, या रेसिड्यूरी पावर यूज की है? ये क्वेश्चन विड्रॉ हुआ था, यानी इसको पेपर से ही हटा दिया गया था। 100 क्वेश्चन आते हैं पेपर में, इस क्वेश्चन को हटाने से आपका पेपर 99 क्वेश्चन का हो गया। और भी कई क्वेश्चन हटे थे पेपर में, ठीक है। इसलिए भी ये गारंटी मत मान के जाओ कि 10 सवाल आते हैं तो 10 के 10 हो जाएंगे, क्या पता क्वेश्चन ही विड्रॉ हो जाए। क्यों विड्रॉ हुआ ये समझो। मैंडेमस में क्या होता है, आप किसी को कमांड करते हो उसकी ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए। यहाँ पे सिंपल सी सिचुएशन समझो, हाई कोर्ट ने एक रेस्ट्रेन लगाया कि इस केस के बारे में पब्लिक में कोई न्यूज नहीं छपेगी। क्या वो किसी ऑफिसर को या पब्लिक ऑफिशियल को कमांड कर रहे हैं अपनी ड्यूटी करने के लिए? नहीं, तो मैंडेमस आंसर नहीं होगा। प्रोहिबिशन भी होता है सबॉर्डिनेट कोर्ट को रोकने के लिए किसी काम से, वो भी नहीं हो रहा है यहाँ पे। रेसिड्यूरी पावर्स किसकी होती हैं? रेसिड्यूरी पावर्स पार्लियामेंट की होती हैं, लेजिस्लेशन की होती हैं, ठीक है। जैसे जब क्या बोलते हैं, यूनियन लिस्ट होती है और स्टेट लिस्ट होती है, कॉन्करेंट लिस्ट होती है, तो जब किसी टॉपिक पे क्लैश होता है तो रेसिड्यूरी पावर्स पार्लियामेंट के पास होती हैं। तो ये हाई कोर्ट की तो पावर ही नहीं है। और इनहेरेंट पावर्स की बात करें तो सीआरपीसी में क्लियरली है कि ये इनहेरेंट पावर्स कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होती हैं, वो सीआरपीसी के अंडर आती हैं, ठीक है। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन टेक्निकली सही नहीं है। आप एग्जाम में क्या करेंगे, अगर इसमें दिमाग लगा रहे हो, नहीं समझ में आ रहा, तो कुछ तो मार्क करके आना, खाली मत छोड़ना, ठीक है। नेक्स्ट, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज डिक्लेयर्ड राइट टू इन्फॉर्मेशन, जिसे हम शॉर्ट में आरटीआई भी कहते हैं, a fundamental right of every citizen. Okay. Which of the following stated provisions is used as source of fundamental right given by Supreme Court? इनमें से कौन सा प्रोविजन है जो यूज होता है एज अ सोर्स ऑफ दिस फंडामेंटल राइट, राइट टू इंफॉर्मेशन? ऑप्शन है आर्टिकल 19(1)(b) कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आरटीआई एक्ट 2005, 19(1)(a) या फिर आर्टिकल 19(1) कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड आरटीआई एक्ट कलेक्टिवली। हमसे पूछा है सोर्स क्या है इस फंडामेंटल राइट का, तो मेरा लॉजिक वैसे भी बोलता है सोर्स जो है ना, आरटीआई एक्ट तो नहीं हो सकता। सोर्स फंडामेंटल राइट के क्या होते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन खुद है, कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है फंडामेंटल राइट को। आरटीआई एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, वो एक सेपरेट एक्ट है। जब आरटीआई एक्ट बेसिकली समझो, राइट टू इंफॉर्मेशन जो आपका अधिकार है, फंडामेंटल राइट, वो आपको कौन देते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन से मिलता है। फंडामेंटल राइट जो वहां लिखे हैं उनसे मिलता है। इसके बेसिस पे एक एक्ट बना है आरटीआई एक्ट 2005, जो उसको इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है ये बताता है। तो आरटीआई एक्ट तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो ऑप्शन बी भी कट गया, डी भी कट गया। अब मेरे पास सिर्फ 19(1)(a) और 19(1)(b) बचा है। इनको जाके पढ़ लो बेर एक्ट में। 19(1)(a) फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है, और बी बात करता है असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। पीसफुल असेंबली विदाउट आर्म्स की, बिना वेपन्स के आप पीसफुल असेंबल कर सकते हो, इसका राइट टू इन्फॉर्मेशन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली आंसर ए हो जाता है, और ये केसेस हैं। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट किससे? आर्टिकल 32 से रिलेटेड। स्टेटमेंट 1, द आर्टिकल इज साइलेंट अबाउट लोकस स्टैंडाई अबाउट हु मे अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट। कह रहे हैं कि आर्टिकल साइलेंट है इस बारे में कि कौन सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकता है। ऑप्शन 2, आर्टिकल इज साइलेंट अबाउट द ऑपोजिट पार्टी अगेंस्ट हुम द रिलीफ अंडर आर्टिकल 32 मे बी ग्रांटेड। आर्टिकल इस बारे में कुछ नहीं कहता कि ऑपोजिट पार्टी कौन है, क्या है, एक्सेट्रा, जब आप रिलीफ लेने जाओ अंडर आर्टिकल 32। एंड स्टेटमेंट 3 है, आर्टिकल क्रिएट्स रूम फॉर इवन अ 6th टाइप ऑफ रिट विद इन इट्स स्कोप, कि आर्टिकल ऐसा स्पेस क्रिएट करता है कि 5 रिट तो हमने पढ़ी है, छठी भी हो सकती है। कौन सा सही है? 1 इज फॉल्स, 2 इज फॉल्स, कौन सा सही है? 1 फॉल्स है, 2 फॉल्स है, 3 फॉल्स है, या फिर सारे सही हैं? इसका करेक्ट आंसर इज डी, सारे सही है। ध्यान से देखो, आर्टिकल जब आपको इस तरीके का क्वेश्चन आए, तो अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन बहुत लोग को आती है, मैं यहाँ समझा दे रही हूँ एक लाइन में। कुछ चीजें जुडिशियली एक्सपैंड करते हैं, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ लिखा है वर्ड टू वर्ड, जजेस अपने जजमेंट से उसका स्कोप एक्सपैंड करते हैं। जब आपको स्पेसिफिकली कोई आर्टिकल दे के बात किया जाए, आप थ्योरी पे स्टिक करेंगे, क्या आर्टिकल इस बारे में कुछ कहता है, हाँ या ना, बात खत्म। तो आर्टिकल में कहीं भी मेंशन नहीं है कि कौन अप्रोच कर सकता है या किसके खिलाफ कर सकता है, ऐसा स्पेसिफिकली कहीं नहीं लिखा है, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट इसलिए नहीं फिट हो रहे हैं, और तो ये बात सही हो रही है, सॉरी, दोनों स्टेटमेंट फिट हो रहे हैं। आर्टिकल स्टेटमेंट 1 भी सही है, 2 भी सही है, कि हाँ इस बारे में साइलेंट है। एंड थर्ड वाला कि थर्ड 6th रिट का स्कोप बनता है, इसको ध्यान से देखो। द सुप्रीम कोर्ट शैल हैव द पावर टू इशू डायरेक्शंस और ऑर्डर और रिट्स, इंक्लूडिंग रिट्स इन द नेचर ऑफ, आगे रिट्स के नाम लिखा है कि ये जो 5 लिखी हैं ये तो है ही है, बाकी इस नेचर में और भी हो सकती हैं। तो हाँ, 6th टाइप की रिट का भी स्कोप है, इसलिए तीनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। नेक्स्ट, by virtue of Article 129 and 215, Supreme Court of India and High Courts in the states are courts of record and possess contempt jurisdiction. Article 129 और 215 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रेस्पेक्टिवली
जो उनका कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का काम करते हैं, और अगर उनके खिलाफ कंटेम्प्ट हो तो उनका अपना ज्यूरिसडिक्शन है, वो एक्शन ले सकते हैं। व्हाट इज ट्रू अबाउट द लोअर जुडिशरी इसी कनेक्शन में? पहला ऑप्शन है लोअर जुडिशरी हैज टू बियर विद इट्स कंटेम्प्ट, कि नहीं लोअर जुडिशरी का कंटेम्प्ट हो रहा है, उनको बेचारों को झेलना पड़ेगा। ऑप्शन बी, लोअर जुडिशरी हैज टू कंप्लेन अबाउट द कंटेम्प्ट टू सुप्रीम कोर्ट। सी, लोअर जुडिशरी कैन इटसेल्फ पनिश द कंटेम्नर फॉर हैविंग कॉज्ड कंटेम्प्ट, खुद पनिश कर सकते हैं। या फिर डी, द रेस्पेक्टिव हाई कोर्ट कैन टेक अप द मैटर ऑफ सच अ कंटेम्प्ट अंडर हुज ज्यूरिसडिक्शन द लोअर कोर्ट फॉल्स। तो चार ऑप्शन है, पहली बात तो झेलो, दूसरा है कि सुप्रीम कोर्ट से कंप्लेन करो, तीसरा है कि खुद पनिश कर दो, चौथा है जो हाई कोर्ट है जिसके अंडर वो लोअर कोर्ट आता है वो मैटर उठा सकता है। आर्टिकल 129 मैंने आंसर लिखा ही नहीं, 129 और 215 को जाके देखोगे तो लिखा है कि खुद के कंटेम्प्ट पे तो ये दोनों एक्शन ले सकते हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट होगा तो वो खुद एक्शन ले लेगा, हाई कोर्ट का होगा तो खुद ले लेगा। लोअर जुडिशरी को लेकर कहीं मेंशन नहीं है, और बाकी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट का सेक्शन 10 हाई कोर्ट को ये पावर देता है कि लोअर जुडिशरी का कंटेम्प्ट होगा तो आप एक्शन ले सकते हैं। अब इसको सोचो कैसे सॉल्व करोगे, क्योंकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट तो आपके पास है नहीं वहां पे। लोअर जुडिशरी को अपना कंटेम्प्ट झेलना पड़ेगा, ये बात तो खुद ही सुनने में ही गलत लग रही है, ऑप्शन ए तो डिलीट हो गया। सीधे सुप्रीम कोर्ट के पास जाओगे, ये कॉमन सेंसिकल लग रहा है कहीं से कि नॉर्मली एक हायरार्की चलती है कि लोअर कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। क्यों सीधे सुप्रीम कोर्ट के पास जाओगे? तुम्हारे पिताजी बैठे हैं ऊपर, हाई कोर्ट के पास जाओगे पहले, दादाजी के पास बाद में जाओगे। तो ये भी इसलिए फिट नहीं आ रहा। नाउ आई एम टेलिंग यू हाउ टू सॉल्व अ क्वेश्चन, ए और बी फिट नहीं आ रहे। खुद पनिश कर सकते हैं ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखा ही नहीं है, और हमें जो सेक्शंस मेंशन है वहां भी नहीं मेंशन है। डी की बात करें तो हाँ, ये सेंसिबल लग रहा है कि हाई कोर्ट एक्शन ले सकता है, ठीक। तो करेक्ट आंसर इसका डी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। दो स्टेटमेंट दिए हैं, असर्शन रीजन, आपको आंसर बताना है। असर्शन है अ मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन द हाउस ऑफ पीपल यानी लोकसभा, एंड नॉट इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी राज्यसभा। वेरी इजी। रीजन क्या दिया है? द काउंसिल ऑफ स्टेट्स में ओनली मेक रिकमेंडेशंस ऑन अ मनी बिल विद इन 14 डेज, बट द हाउस ऑफ पीपल में एक्सेप्ट और रिजेक्ट देम, एंड इन ईदर केस बिल इज डीम्ड टू बी पास्ड। तो बहुत सिंपल सी बात बोली है, असर्शन में बोला है कि मनी बिल सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा, राज्यसभा में नहीं होगा। और उसका रीजन आपको दिया है कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी जो राज्यसभा है वो रिकमेंडेशन दे सकती है मनी बिल पे 14 दिन के अंदर। लोकसभा चाहे तो उसे एक्सेप्ट करे चाहे रिजेक्ट करे, बिल तो इधर वे पास हो जाएगा। दोनों ट्रू हैं और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। दोनों ट्रू हैं, आर एक्सप्लेन नहीं करता है। ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, या फिर ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। अब इसका आंसर देखते हैं। देखो इसके आंसर में ना, आंसर की में भी दिया है कि ए और बी दोनों सही है। इसको बात को समझो, ये स्टेटमेंट भी ठीक है और ये स्टेटमेंट भी ठीक है, ये तो आपको बैराक पढ़ के समझ में आ जाएगा। तो बोथ आर ट्रू, ये बात तो सही है। तो आंसर या तो ए होगा या बी, सी और डी तो एलिमिनेट हो गए। अब सवाल आता है करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो करेंटली ये इसको क्लियरली एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं, ये बहुत डाउटफुल माना गया, क्योंकि कहा गया कि हाँ ठीक एक्सप्लेनेशन भी है, कुछ जगह कहा गया कि हाउ इज दिस एक्सप्लेनिंग इट। आई नो डाइसी है, पर्सनली मुझे बार में मुझे लग रहा था नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, कि आप एक फैक्ट बता रहे हो बट आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहे हो। बट गोइंग बाय द आंसर की दोनों को ही एक्सेप्ट किया गया। तो यानी इस क्वेश्चन में अगर आपने ए मार्क किया होगा तो भी आपको नंबर मिलते, बी किया होता तो भी मिलते, सी और डी करके आए होते तो नहीं मिलते। इसलिए कहते हैं तुक्का भी मारो तो थोड़ा सोच के मारो। आर्टिकल 109 यहाँ लिखा हुआ है, जाके बैराक खोलते पढ़ते बहुत कंफ्यूजन होता करेक्ट और नॉन करेक्ट में। तो भी ये पार्ट तो पता ही है कि सही है, तो ए या बी में से ही एक आप टिक मारते। एंड थोड़ा बहुत ऐसे क्वेश्चंस में डिपेंड करता है कि वो किस आंसर को एक्सेप्ट कर रहे हैं। उन्होंने दोनों को ही किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, assertion देखते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज द पावर टू ग्रांट पार्डन, रिप्राइव, रेस्पाइट or remission of punishment, or to suspend, remit or commute the sentence of any person convicted of an offense in case where the punishment is by a court martial or where the sentence is death। बहुत सिंपल सा assertion दिया है, ये वर्ड टू वर्ड उठाया इन्होंने कि प्रेसिडेंट के पास पावर होती है पार्डन करने की, माफ करने की, एक्सेट्रा, कोर्ट मार्शल से पनिशमेंट मिली हो तब भी। रीजनिंग क्या दी है? द पावर अंडर आर्टिकल 72 overrides and completely nullifies the power of a governor to commute or remit a death sentence under the state law। रीजन दिया है कि जो आर्टिकल 72 है उसके अंडर जो ये पावर है ये कंप्लीटली ओवरराइड करती है गवर्नर की पावर को माफ करने की। इसका करेक्ट आंसर इज सी, ए ट्रू है और आर फॉल्स है कंप्लीटली। आर्टिकल 72 जाके देखोगे तो असर्शन तो सही है कि हाँ ऐसा ऐसा है, पर रीजनिंग में क्लियरली दिया है कि ये गवर्नर की पावर को इफेक्ट नहीं करता है, तो आर गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आफ्टर द 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट which directive principle was modified to ensure early childhood care and education below the age of 6। बहुत इजी क्वेश्चन है, 4 आर्टिकल आपको दिए, पूछा है 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद ये प्रोविजन किस डीपीएसपी में ऐड किया था। आर्टिकल 45 इज द आंसर, डी।
जब आप डीपीएसपी जाके चेक करोगे कि जो ये 4 सेक्शंस हैं इनको जाके चेक करोगे, आर्टिकल 45 आपको दिखेगा। देखो यहाँ पे फुटनोट भी 3 एडेड है और क्लियरली लिखा है 86th अमेंडमेंट एक्ट यहाँ पे हुआ था। प्लस इस कंटेंट को पढ़ोगे तो वो सेम कंटेंट है जो क्वेश्चन में दिया है। Next question. As per the Constitution of India, a linguistic community in India seeks to preserve its unique script and literature. कोई भी जो कम्युनिटी है, लिंग्विस्टिक कम्युनिटी मतलब जिनकी भाषा कुछ अलग हो, वो प्रिजर्व करना चाहती हैं अपनी यूनिक स्क्रिप्ट को और लिटरेचर को। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन उन्हें ये राइट गारंटी करता है? बहुत आसान सवाल है, 4 ऑप्शन है, ध्यान से पढ़ोगे, आंसर जाके देखोगे आर्टिकल 29 सबसेक्शन 1, ऑप्शन बी इज द आंसर, क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है। सो वी आर डन विद ऑल द क्वेश्चंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो लास्ट ईयर के पेपर AIB 20 में आए थे। उससे पहले हम ऑलरेडी 2014 से 2024 तक के क्वेश्चंस कर चुके हैं। इस टॉपिक को इग्नोर मत करना। 10 से 12 या मेरे मानो 12 13 14 क्वेश्चंस हर साल आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कंपैरेटिवली इजी है। आप बैराक थोड़ा अच्छे से देख लो और केस लॉज आप अगर तैयार करके जा रहे हो, आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो। आई एम नॉट सेइंग आप 12 13 14 सारे सवाल कर पाओगे। अगर बेसिक केस लॉज पता होंगे तो भी आप 7 8 9 सवाल बहुत इजीली यहाँ पे कर लोगे और सॉलिड प्रिपरेशन के केस में तो बिल्कुल ही पूरा कर सकते हो। इफ दिस लेक्चर वाज हेल्पफुल, सब्सक्राइब कर लेना, लेक्चर को हाइप कर देना। कोई भी डाउट हो कमेंट में पूछ लेना, किसी आंसर को लेकर डाउट हो कुछ भी। इसकी पीडीएफ, पुरानी पीवाईक्यूज की पीडीएफ सब टेलीग्राम पे अवेलेबल है। कोई डाउट हो तो भी वहां कनेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे भी आप अपने डाउट पूछ सकते हो। स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग, बाय बाय।